यूपीएससी सीएमएस 2019 पेपर 1 मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर अकर इन। तो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर क्या होता है? ये होता है मिड टू लेट डायस्टोलिक मर्मर होता है, डायस्टोलिक, जो कि कार्डियक अपेक्स पे सुनाई देता है। हियर्ड ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर क्यों सुनाई देता है? ये रिगर्जेट ब्लड होता है जो एओर्टा का, वो हिट करता है मिट्रल वॉल पे, उसके कारण ये हियर्ड होता है। तो आंसर इज सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following should be considered in a patient with acute chest pain and ST segment elevation in precordial leads? जो प्रीकोर्डियल लीड्स में है वो ST segment elevation कौन कौन सी कंडीशन में दिखेगा? फर्स्ट, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। यस, एक्यूट एमआई में ST segment elevation इसका कैरेक्टरिस्टिकली फीचर होता है, तो इसमें तो ST segment elevation होता है। एक्यूट हाइपरकेलेमिया, एक्यूट हाइपरकेलेमिया जहाँ पे पोटेशियम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी ST segment elevation होता है। पेरिकार्डिटिस होता है, जो पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, उसमें भी ST segment elevation होता है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सिया में ST segment elevation नहीं होता। इजोफेजाइटिस, इजोफेजाइटिस में जो इजोफेगस का इन्फ्लेमेशन होता है, उसका ST segment elevation से कोई लेना देना नहीं है। नहीं न्यूमोथोरेक्स में ST segment चेंजेस आता है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, which among the following is the most powerful independent risk factor for एथेरोस्क्लेरोसिस? तो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए दो प्रकार के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन जो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, वो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट पावरफुल होता है एज फैक्टर। जो कि मॉडिफाइबल की बात करें, उसमें होता है हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे नोड डिसफंक्शन परमानेंट फेसिंग में नॉट बी रिक्वायर्ड? परमानेंट फेसिंग की रिक्वायरमेंट वहां पड़ती है जहां पे सिम्टोमेटिक सिक साइनस सिंड्रोम हो और सर्जरी के बाद में, वहां पे जरूरत पड़ती है परमानेंट फेसिंग की। जो भी इरिवर्सिबल कोज होते हैं, इरिवर्सिबल कोज होते हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बीटा ब्लॉकर में परमानेंट फेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नार्कोटिक ड्रग में भी नहीं होगी, इट्रोजेनिक में इसमें परमानेंट फेसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हाइपोथायराइडिज्म में भी नहीं होगी, सिक साइनस सिंड्रोम होगा तो इसमें परमानेंट फेसिंग करना पड़ेगा हार्ट, और रेज इंट्राक्रेनियल टेंशन में भी नहीं होता। तो आंसर इज 1, 2, 4, 6 नहीं होती है पूछा है, तो 1, 2, 4, 6 आंसर इज 1, 2, 4, 6 इज सी। तो ये कंडीशन है जहाँ पे परमानेंट फेसिंग इंडिकेटेड होता है और जहाँ पे परमानेंट फेसिंग नॉट रिक्वायर्ड होता है। तो इंडिकेटेड होता है वो उसका बता दिया, जो सिक साइनस सिंड्रोम होता है, जो साइनस नोड डिसफंक्शन का, टेकीब्रेडी सिंड्रोम हो या इरिवर्सिबल कोज हो, जैसे फाइब्रोसिस हो जाए, इट्रोजेनिक डैमेज हो जाए, वहां पे जरूरत पड़ती है। जो रिवर्सिबल या ट्रांजिट कोज होते हैं वहां पे, जैसे ड्रग के कारण मेटाबॉलिक कोज, न्यूरोलॉजिकल कोज और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 5, कार्टाजेनर सिंड्रोम हैज द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। तो इस कार्टाजेनर सिंड्रोम होता है, उसमें रिकरेंट साइनोसाइटिस, यस बिल्कुल इसका फीचर होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ विसरा, विसरा का ट्रांसपोजिशन हो जाता है, सही बात है। ऑटोसोमल डोमिनेट, ऑटोसोमल डोमिनेट नहीं होता है, ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये ब्रोंकिक्टेसिस भी इसका फीचर है। तो आंसर इसका क्या आएगा? एक्सेप्ट चाहे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीओपीडी? तो सीओपीडी में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा तो इसका हॉल मार्क यही है, जो फोर्स
एक्सपायर कैपेसिटी जो होगी FeV1 जो 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम होता है अपॉन FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी लेस देन 70% हो जाएगा। इसमें इसमें FeV1 भी डिक्रीज होगा और FVC भी डिक्रीज होगा, पर FeV1 ज़्यादा डिक्रीज होगा और FVC कम डिक्रीज होगा, तो इसलिए ये कैपेसिटी जो ये इनका रेशियो है वो लेस देन 70% हो जाएगा। तो एयर अंदर ट्रैपिंग होगी, एयर ट्रैपिंग होगी तो हाइपर इन्फ्लेशन होगा, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी, जो डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल रहता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज ड्राई कफ एज ए साइड इफेक्ट। तो ड्राई कफ साइड इफेक्ट होता है इन ड्रगों में से होता है वो रेमिप्रिल। रेमिप्रिल क्या होता है? ACE इनिबिटर। और ACE इनिबिटर क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं ब्रेडिकाइनिन डिस्ट्रक्शन को। इससे क्या होगा? ब्रेडिकाइनिन डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ब्रेडिकाइनिन लेवल इंक्रीज हो गया तो ये कफ करेगा, ड्राई कफ। तो आंसर इज रेमिप्रिल या एनालप्रिल, जो भी एसी इनिबिटर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई टू बी डिटेक्टेड इन स्पुटम बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी द बेसिलरी बर्डन इज टिपिकली। जो बेसिलरी बर्डन होता है वो थ्रेशोल्ड बेसिलरी लोड कितना होना चाहिए? 5000 टू 10,000 ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, the pleural fluid is considered emphyema if the following present in it। emphyema होता है पस इन प्लूरल स्पेस। अगर पस होगा, बैक्टीरियल पस होगा, तो ग्लूकोज का कंज्यूम करेंगे बैक्टीरिया, इससे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, LDH इंक्रीज हो जाएगा। LDH इंक्रीज हुआ, लैक्टेट बढ़ा तो pH एसिडिक हो जाएगी और लेस हो जाएगी। तो आंसर इज तीनों आ जाएगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, एयरवे सिक्रेशन कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड एक्सेप्ट। जो एयरवे सिक्रेशन होता है उसमें डिफेंसिन भी होता है, IgA भी होता है, लाइसोजाइम भी होता है, हिस्टिडीन इसमें नहीं होता। अदर जो होते हैं वो लेक्टोफेरिन आ गया, ये सारे इसके एयरवे डिफेंसिन में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल इज लोकेटेड इन। तो ओरिजिन होता है रेस्पिरेटरी साइकिल का। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी जो राइथम होता है जनरेटर, वो मेडुला में लोकेटेड होता है, जिसमें एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो ये दो ग्रुप होते हैं। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी होता है वो पोस्टीरियर मेडुला में होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन, और जो इसका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो करवाता है एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स ब्रीथिंग या एक्सपायरेशन में। ये तो हो गए मेडुला के। एक होता है पॉन्स। पॉन्स करवाता है जो इसमें एपनेस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं रेस्पिरेटरी के, वो क्या करते हैं? वो बेसिन आयतम को मॉडिफाई करते हैं, ये इनिशिएट नहीं करते। तो इनिशिएट तो किसका काम है? DRG का, और मिड ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे आएगा आंसर, जो इनिशिएट करने का काम होता है वो होता है DRG, डोर्सल या पोस्टीरियर मेडुलर ऑब्लांगेटा, जो कि पॉन्स क्या करता है? रेगुलेट करता है, और मिड ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, सिग्निफिकेंट वेट लॉस इज डिफाइंड एज। जो सिग्निफिकेंट वेट लॉस उसको बोलेंगे जब वेट लॉस 4.5 किलो से ज्यादा हो जाए और मोर देन 5% से ज्यादा हो जाए। 6 से 12 मंथ में 4.5 किलो से ज्यादा हो जाए और मोर देन 5% से ज्यादा हो जाए 6 से 12 मंथ में, तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अब बात करते हैं एसाइटिक फ्लूइड फाइंडिंग मोस्ट कंपेटिबल विथ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं एसाइटिक साग, सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट।
जिनका मतलब होता है जो सीरम एल्बुमिन में से माइनस कर देंगे एसिटिक फ्लूइड एल्बुमिन। तो इसकी वैल्यू 1.1 से ज़्यादा किस कंडीशन में रहती है, जहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन होता है वहाँ पे इसकी वैल्यू 1.1 से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन में जो एसिटिक फ्लूइड एल्बुमिन है वो कम होता है। कम होता है तो ये जो साग है वो मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी कम होती है, तो एसिडिक फ्लूइड में जो एल्बुमिन फिल्टर हुआ वो कम होगा। जो पोर्टल हाइपरटेंशन कंडीशन लाइक सीरस हो गया, एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया और बर्डचेरी सिंड्रोम। परंतु नॉन पोर्टल कोज होगा जहाँ पे मेलिग्नेंसी हो गया, टीबी हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया या नेफ्रोटिक, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे इन कंडीशन में क्या होगा, या इन कंडीशन में एसिडिक फ्लूइड एल्बुमिन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो इसका इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के कारण जो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसके कारण एल्बुमिन ज़्यादा फिल्टर हो गया। तो एल्बुमिन ज़्यादा फिल्टर ये ज़्यादा हो गया तो ये साग लेस देन 1.1 से कम हो गया, ये बढ़ गया तो ये कम हो गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सीरम एल्बुमिन लेवल वो होता है डिक्रीज, इसलिए साग 1.1 से। अब क्वेश्चन में पूछा है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए जो इसकी वैल्यू होती है 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है, तो ये सी और डी दो कंडीशन आ गई। परंतु इसमें जो एसिटिक फ्लूइड प्रोटीन होता है वो लेस देन 2.5 से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फिल्टर कम होता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर ऑल आर द कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है उसको बोलते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ मोर देन 200 डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लंग पेरेन्काइमा और इंटरस्टियम। जो इंटरस्टियम और लंग पेरेन्काइमा को इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो इसके कोज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस भी आईएलडी का कोज है, सार्कोइडोसिस इसका कोज है। ब्रोंकियल अस्थमा आईएलडी का कोज नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, द rhythmic activity record and scale by electroencephalography in a normal awake adult lying acutely with eye closed, eye closed। तो फर्स्ट आती है डेल्टा। जो डेल्टा वेव होती है, डेल्टा डेल्टा मतलब डी, डी से डीप स्लीप। अगर डीप स्लीप में होगा तो उसमें डेल्टा वेव आती है। दूसरा आती है डेल्टा के बाद में थीटा वेव। जो थीटा वेव वो आती है वो होती है हल्का फुल्का ड्राउजी कंडीशन, ड्राउजी कंडीशन या अर्ली स्लीप कंडीशन में जो होती है उसको बोलते हैं थीटा वेव। अल्फा वेव होती है वो 8 से 13 हर्ट्ज की होती है, जो रिलैक्स कंडीशन में आती है, रिलैक्स अवेक एडल्ट विथ आई क्लोज के साथ। और बीटा वेव जो बीटा राइथम आती है वो अलर्ट कंडीशन में आती है, जिसमें अलर्ट रहता है आदमी। तो इसमें पूछा है नॉर्मल अवेक एडल्ट लाइंग क्यूटली विथ आई क्लोज, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांजिएंट मोनोओकुलर ब्लाइंडनेस में बी ड्यू टू स्मॉल प्लेटलेट्स एम्बोलाई दैट अक्लूड। जो मोनोओकुलर ब्लाइंडनेस होती है वो किसमें, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है उसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेन को सप्लाई करता है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसमें भी नहीं होगा। ऑप्थेल्मिक आर्टरी यस इसमें होगा। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के कारण होता है वो मोनोओकुलर ब्लाइंडनेस, एक सिंगल आई में हो सकता है। ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, सडन टेम्परेरी विजन लॉस इन वन आई, इसको बोलते हैं एमरेसिस फुगस। क्वेश्चन नंबर 17, द फिनोमेना ऑफ स्पेयरिंग ऑफ मैकुलर विजन इज ड्यू टू कोलेटरल सर्कुलेशन बिटवीन। तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन होता है जो मिडल और जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में होता है, उसके कोलेटरल सर्कुलेशन के कारण मैकुलर विजन में स्पेयरिंग हो जाता है, बचाव हो जाता है।
ब्लाइंडनेस आएगी तो इस टाइप की आएगी, जो मैकुलर स्पेयरिंग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वो सप्लाइड बाय होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है, परंतु मैकुलर रीजन का होता है वो डुअल सप्लाई होता है, जिसमें पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी सप्लाई होता है। अब इसमें स्ट्रोक हो गया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो जो सेंट्रल रीजन को वो सप्लाई कर देगा मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इसके कारण इसकी विजन होता है वो स्पेयर्ड हो जाता है, बचाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है उसको बोलता है लीजन ऑफ सिम्प्टोमेटिक पाथवे। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? सिम्प्टोमेटिक पाथवे का लीजन होता है। तो सिम्प्टोमेटिक नहीं, सिंपैथेटिक पाथवे। तो सिंपैथेटिक पाथवे का हो जाएगा तो पैरासिम्पेटिक वाली एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो पैरासिटिक वाली ज्यादा हो जाएगी और सिंपैथेटिक वाली कम हो जाएगी। पैरासिम्पेटिक वाली एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रिक्टेड पीपल किसमें होता है? पैरासिम्पेटिक। तो इसके ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। डिक्रीज शूटिंग, ये दोनों आएगा। इनऑप्थैलेमस और एक्सोथैलेमस, तो इनऑप्थैलेमस होता है हॉर्नर सिंड्रोम में, और पार्शियल टोसिस, तो आंसर इज ए। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टोसिस, इनऑप्थैलेमस, कंस्ट्रिक्टेड पीपल और शूटिंग डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है डोर्सल कोलम फाइबर सिनेप्स एट द क्यूनियर एंड ग्रेसाइल न्यूक्लियाई। जो डोर्सल कोलम फाइबर होता है जिसमें होता है फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन, तो ये इसके फाइबर जो लेके जाती है वो न्यूक्लियाई ग्रेसिलस और क्यूनियटस में मेडुला में सिनेप्स करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन आर कैरिड आउट बाय लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। जो पेन होता है वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा जाता है। स्पाइनल कोड एंड लोअर लेवल ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, नो। जो लोअर ये होता है L1 टू L2 वर्टिब्रा के लेवल पे एंड हो जाता है। डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट कैरीज फाइबर फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जो डोर्सल वाले होते हैं वो सेम साइड हो जाते हैं और ये लेटरल वाले होते हैं वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं। तो आंसर इसका आएगा सी। गलत पूछा है एक्सेप्ट, तो आंसर इज सी। द फॉलोइंग कंडीशन यूजुअली प्रेजेंट विद प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस एक्सेप्ट, तो किस में नहीं होता प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस? फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रोफी, बाकी सब में प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस होता है। तो प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस फेशियोला, इसमें ना ये तो गलत है, फेशियोला इसमें तो होता है, तो प्रोक्सिमल मसल्स वीकनेस होता है वो तो इसमें तो होता है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का इसमें डिस्टल मसल्स मोर कॉमन होता है, जो डिस्टल मसल्स होता है वो मोर कॉमन होता है। इसमें प्रोक्सिमल होता है, इसमें प्रोक्सिमल। ये आंसर यहाँ पे इसमें आंसर आएगा आंसर बी, मायोटोनिका डिस्ट्रोफी का। क्वेश्चन नंबर 21, पेल एब्स्टिन फीवर। पेल एब्स्टिन फीवर किसको बोलते हैं? जो साइक्लिकल फीवर पैटर्न होता है विथ पीरियोडिसिटी, फीवर लास्टिंग मोर देन 3 to 10 डे, उसके बाद में फॉलोड बाय ए फेब्राइल पीरियड ऑफ सिमिलर लेंथ देन रिकरेंस, इसको बोलते हैं पेल एब्स्टिन फीवर। फीवर होगा 3 से 10 दिन, फिर उसके बाद में ए फेब्राइल पीरियड हो जाएगा, फिर फीवर हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेल एब्स्टिन फीवर, जो कि होजकिन डिजीज का फीचर होता है, होजकिन लिम्फोमा में होता है। बाकी टाइफॉइड में फीवर होता है वो स्टेप लेडर राइज होता है फीवर। जो कालाजार में फीवर होता है वो इरेगुलर फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग एक्यूट ल्यूकेमियाज। एक्सेप्ट, तो एक्यूट ल्यूकेमियाज में होता है प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी प्रेजेंट विथ DIC, यस प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में DIC
के साथ डीप इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के साथ प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि एबनॉर्मल जो प्रोमाइलोसाइट रिलीज होता है वो प्रोकोगुलेंट सब्सटेंस को रिलीज करता है, उसके कारण डीआईसी हो सकता है। गम हाइपरट्रोफी फीचर होता है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ये मोनोसाइटिक होता है वो डिपोजिट हो जाता है या इन्फिल्ट्रेट हो जाता है गम में, उसके कारण हाइपरट्रोफी हो जाती है। ट्रांसलोकेशन इज कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ये भी बात सही है। जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है लाइक 8, 21, 16, 15, 17, ये एसोसिएट होता है। और रोड सजेस्ट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो और रोड होता है वो एक एएलएल को सजेस्ट नहीं करता, ये सजेस्ट करता है ए, और सजेस्ट करता है एएमएल को। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो इसमें मेनोरेजिया होता है, नो। इसमें होता है एमनोरिया। हिर्सुटिज्म होता है क्योंकि इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल इन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी होता है, और इनफर्टिलिटी भी होती है। तो आंसर इज एक्सेप्ट पूछा, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्लिनिकल फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फर्स्ट, जो इसका वेबिंग ऑफ नेक, यस, ये इसका क्लिनिकल फीचर होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है 45XO, और इसके ये सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं। शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, कार्डिक एबनॉर्मलिटी जिसमें कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है, बाइकास्पिड एओर्टिक वाल होता है। इसके लेटरल फीचर में जो कैरिंग एंगल होता है वो वाइड हो जाता है। फोर्थ मेटाकार्पल्स जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। गोनेडल डिसजेनेसिस होता है, स्ट्रिक ओवरी हो जाती है। तो ये हो गया। तो वेबिंग ऑफ नेक इसका फीचर है। नेरो कैरिंग एंगल नेरो नहीं होता, इसमें वाइड एंगल हो जाता है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, शॉर्ट स्टेचर है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रीटिबियल मिक्सिडिमा इज क्लिनिकल फीचर ऑफ। जो प्रीटिबियल मिक्सिडोमा होता है, मिक्सिडोमा किसको बोलते हैं? रिफर म्यूकोपॉलीसेकेराइड डिपोजिशन इन द डर्मिस, जिसमें एक जनरलाइज होती है और एक लोकलाइज होती है। जनरलाइज होती है जो हाइपोथायराइडिज्म में होती है, पफी फेस, थिकन स्किन, पेरिओर्बिटल एडिमा। जो लोकलाइज होती है, प्रीटिबियल होती है, वो ग्रेव्स डिजीज में होती है, जिसमें क्या होता है ऑटो इम्यून स्टिमुलेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बाय टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, deposit of mucopolysaccharides over the scenes producing non-pitting edema with waxy blue orange appearance. The answer is Graves' disease. Match the list 1 to list 2. Select the correct answer. फर्स्ट, कौन सिंड्रोम होता है? वो होता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। उसके कारण क्या होगा? एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज, तो ये क्या करेगा? पोटेशियम को कम करेगा, सोडियम का रिटेंशन करेगा, तो ये टिटनी भी करवा सकता है। तो ए का 2, फर्स्ट और डी वैसे कैंसिल हो गया। दूसरा, टर्नर सिंड्रोम में फीचर होता है लिम्फ एडिनोमा, तो आंसर इज बी। कालमान सिंड्रोम का फीचर होता है एनोस्मिया, और कुशिंग सिंड्रोम का फीचर है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ कोच पोस्टुलेशन। जो कोच पोस्टुलेशन होता है वो माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया है, जिसमें 4 क्राइटेरिया होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म में, एवरी केस ऑफ डिजीज में, कोई भी केस ऑफ डिजीज में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में फाउंड होना चाहिए, और उस ऑर्गेनिज्म को अपन आइसोलेट करते हैं डिजीज से, होस्ट से, और उसको कल्चर होना चाहिए, और उसके बाद में उस कल्चर ऑर्गेनिज्म को अपन दोबारा रिप्रोड्यूस कर सके डिजीज में, जब कोई भी हेल्थी होस्ट में डाले। और जब ऑर्गेनिज्म को हेल्थी होस्ट से वहाँ उसमें डिजीज प्रोड्यूस करने के बाद में दोबारा उसको री आइसोलेट कर सके, ये इसकी कोच पोस्टुलेशन होती है। तो सेम ऑर्गेनिज्म एवरी केस में होना चाहिए, सेम ऑर्गेनिज्म डिजीज का। ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना चाहिए डिजीज से,
या कल्चर में कर सकते हैं। और आइसोलेटेड जो होता है उसको इनक्यूबेटेड, जो आइसोलेटेड होता है वो डिजीज कर सकता है जब वापस इंक्यूबेटेड करें, तो ये भी बात सही है। ऑर्गेनिज्म में नॉट बी री आइसोलेटेड, नो, गलत बात है। ऑर्गेनिज्म को दोबारा री आइसोलेटेड कर सकते हैं कोच पोस्टुलेशन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ डिमेंशिया एक्सेप्ट, तो इसमें हंटिंगटन डिजीज है, अल्जाइमर है, थायमिन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी इसका कोज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द थेरेपेटिक लेवल ऑफ डिकॉक्सिन इन ब्लड इज, जो थेरेपेटिक लेवल होता है इसका मोस्टली 0.8 to 2 नैनोग्राम पर ml होता है, तो 1 to 2 ग्राम। 30, a 40-year-old woman present with sudden onset palpitation, ECG show narrow QRS complex tachycardia, the most likely diagnosis is, जो नेरो क्यूआरएस बताता है वो बताता है सुप्रावेंट्रिकुलर ओरिजन, और जो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वो बताता है वेंट्रिकुलर ओरिजन। नेरो है तो वेंट्रिकुलर ओरिजन तो वैसे नहीं होगा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया भी नहीं होगा, ये है। अब इसमें होगा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में तो ब्रॉड क्यूआरएस हो जाएगा, जबकि प्री एक्साइटेड टैकिकार्डिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा वेव शो होता है और इसके कारण ये ब्रॉड हो सकता है। प्री एक्साइटेड टैकिकार्डिया ये भी ब्रॉड हो सकता है क्योंकि इसमें डेल्टा वेव होने के कारण, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा प्रोक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया विद एब्रेसिव, तो पीएसवीटी में एब्रेसिव होने के कारण इसमें भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो ब्रॉड हो सकता है, ब्रॉड होगा, ब्रॉड क्यूआरएस। फिर लास्ट में एवी री एंट्री टैकिकार्डिया, तो इसका आंसर आएगा एवी री एंट्री टैकिकार्डिया जिसमें नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following statement are true about management of acute pulmonary edema, put the patient in relax and supine position, नो, इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में नहीं करते, इसमें पेशेंट को सिटिंग या अपराइट पोजीशन में, इससे क्या होगा, लेग होता है वो डिपेंडेंट पोजीशन में चले जाएंगे और पल्मोनरी एडिमा को कम करेंगे, जो वीनस रिटर्न होगा वो कम होगा तो लंग में जो ब्लड है वो कम जाएगा। गिव हाई फ्लो हाई कंसंट्रेट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। एडमिनिस्टर फ्यूरोसेमाइड इंट्रावेनसली, यस। नो रोल ऑफ नाइट्रेट की गलत बात है, नाइट्रेट का तो रोल होता है, तो आंसर इज 2 and 3। नाइट्रेट क्या करेगा, ये करेगा प्री लोड को डिक्रीज करेगा और आफ्टर लोड को डिक्रीज करेगा, तो इसका रोल तो होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल, तो फर्स्ट हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीशिया में क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग होता है। हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया में इसमें प्रोलोंग नहीं होता, इसमें होता है शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। एरिथ्रोमाइसिन में प्रोलोंग होता है, एमाइडोन में प्रोलोंग होता है, तो आंसर इज हाइपरकेलेमिया। क्वेश्चन नंबर 33, ए 21-year-old young man present with high grade fever, fleeting arthritis, occasion palpitation, splenomegaly, ECG show prolonged जो PR interval, most likely diagnosis is, फ्लीटिंग आर्थराइटिस होता है जो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस इन लार्ज जॉइंट, इसके साथ कार्डिटिस का फीचर है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल प्लस फीवर का फीचर है, ये सब का सब बता रहा है रोमेटिक फीवर। क्वेश्चन नंबर 34, ए 50-year-old मैन विद डायबिटीज प्रेजेंट विद सडन डिजनिया, ऑर्थोपनिया, वीक रैपिड पल्स, ब्रीथ, ओ बीपी 170, डिफ्यूज वेसल क्रिपिटेशन, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये तो अगर ब्लड प्रेशर भी कम आ रहा है
डिज नहीं आ रहा है, रैपिड पल्स भी कम आ रही है, तो सबके सब फीचर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्वेश्चन नंबर 35, द वाई डिसेंट इन जुगुलर वेनस पल्सेशन या वेव फॉर्म रिप्रेजेंट। तो इसमें होता है, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ए, सी और एक्स, एक्स, ए, सी और बी, ये एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट। जो ए होता है वो एंट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, और जो सी होता है वो बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक्स डिसेंट बताता है एट्रियल रिलैक्सेशन को, वी होता है जो वीनस फिलिंग को बता रहा है, और वाई डिसेंट होता है वो रैपिड एट्रियल एम्प्टिंग इनटू वेंट्रिकल आफ्टर ट्राइकस्पिड वाल ओपन। तो ये है, तो वाई डिसेंट क्या बता रहा है, एट्रियल एम्प्टिंग। क्वेश्चन नंबर 36, while distinguishing a venous pulsation from the arterial pulsation in neck, which of the following is not correct? तो height of venous pulse varies with respiration, ये डिस्टिंग फीचर नहीं है। abdominal pressure cause rise in venous pulse, venous pulse has a single peak in each cardiac cycle, no venous pulse का 2 पीक होता है। venous pulse is not easily palpable, तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इज नॉट करेक्ट इज सी। Which of the following does not cause pulmonary infiltration with eosinophilia? तो ब्रोंकियल अस्थमा में होता है, प्रोस्टेडियम न्यूमोनाइटिस में भी होता है, इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटस विद पोलीएंजाइटिस में भी होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इयोसिनोफिलिया नहीं होता है, तो आंसर इज सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है वो न्यूट्रोफिलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 38, टोटल लंग कैपेसिटी इज डिक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो टोटल लंग कैपेसिटी होता है वो ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में डिक्रीज होता है, और तो इसमें ILD क्या होता है, ILD कौन सा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जबकि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज लाइक पल्मोनरी फाइब्रोसिस रिड्यूस लंग कैपेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन लाइक अस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, इसमें क्या होता है, या तो नॉर्मल होगा टोटल लंग कैपेसिटी या इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम स्पायरोमेट्री क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इसके डायग्नोसिस के लिए होता है इंक्रीज इन फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकंड मोर देन या इक्वल 12% फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देते ही FEV1 12 या 12% से ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्राइटेरिया होता है ब्रोंकियल अस्थमा का। क्वेश्चन नंबर 40, मॉडिफाई ब्लैचफोर्ड स्कोर इज यूज फॉर द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ। तो इसका यूज होता है वो होता है अपर GI ब्लीडिंग के लिए, जिसमें क्या करता है, ब्लैचफोर्ड स्कोर इज यूज इन द अपर GI ब्लीडिंग टू असेस नीड फॉर द मेडिकल इंटरवेंशन और एंडोस्कोपी। इसमें पैरामीटर होता है ब्लड यूरिया, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, पल्स, प्रेजेंस ऑफ मिलेना।